नमस्कार, दिशाएं प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दूरदर्शन का प्रयास आपके जीवन को एक नई दिशा देने का अनवरत जारी है और आज की श्रृंखला में हम लाए हैं करियर इन हायर स्टडीज इन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लगभग 15 से 20 लाख इंजीनियर्स अभी इंडिया में अध्ययनरत हैं अलग अलग लेवल पर, यानी कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर। तो अब ऐसे में रोजगार, रिसर्च, अनेक संभावनाएं बन रही हैं और इन संभावनाओं के बारे में हम आज जानकारी हासिल करेंगे आज के विषय के एक्सपर्ट से। आज के एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर NS व्यास। आप वाइस चांसलर हैं राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा में। प्रोफेसर व्यास, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही आज हमारे स्टूडियो में बहुत सारे मित्र मौजूद हैं, फैकल्टी मेंबर्स, पेरेंट्स भी, और ढेर सारे स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग अलग अलग लेवल पर पढ़ रहे हैं, अलग अलग कोर्सेज में हैं। वो भी अपने सवाल वाइस चांसलर साहब से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। प्रोफेसर व्यास, सबसे पहली जो आवश्यकता बनती है कि 12th के बाद में बीटेक में, यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में प्रवेश बच्चा जब ले लेता है, तो इतने सारा जब कंपटीशन हो गया, इतने सारे लोग अवेलेबल हैं, तो हायर स्टडीज़ की ज़रूरत क्या वाकई है या बीटेक के बाद जॉब करना का चलन अभी भी बना हुआ है? ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो बीटेक कर लेते हैं वो उनका रुझान अभी भी जॉब की तरफ होता है। इस पे आगे बात करने के पहले हम लोग ये समझ लें कि इंजीनियरिंग में हायर एजुकेशन का क्या अर्थ है। क्या अर्थ है जी? इंजीनियरिंग में हायर एजुकेशन किस स्तर पे होती है? एक तो जैसे ये यहाँ सारे बच्चे इकट्ठा हैं, एक बीटेक का या बीई बैचलर्स लेवल का स्तर होता है, जहाँ पे आपको जो बेसिक विषय हैं इंजीनियरिंग के अलॉन्ग विथ साइंस के जो ज़रूरी सब्जेक्ट्स होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं। ये 4 साल का कोर्स होता है। इस 4 साल के कोर्स के बाद में आप स्पेशलाइजेशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, और स्पेशलाइजेशन के लिए जो डिग्री होती है वो मास्टर्स की डिग्री कहलाती है। एमई, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये डिग्री कहलाती है, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। इसमें कुछ कोर्सेज होते हैं और उसके बाद में एक प्रोजेक्ट भी होता है जो आपको अपने आप करना होता है, और ये एक स्पेशलाइज्ड एरिया में होता है। दिस इज इन अ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ इंजीनियरिंग। एमटेक के बियॉन्ड यू हैव डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, PhD डिग्री। तो PhD डिग्री में आप नए ज्ञान की खोज करते हैं, और नए ज्ञान की खोज चाहे साहित्य में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे अर्थशास्त्र में हो, चाहे इंजीनियरिंग में हो। PhD का जो डिग्री है वो कोई टाइम बाउंड एज सच डिग्री नहीं है। उसमें बेसिकली 3.5 या 4 साल लगते हैं, जहाँ आप एक नए विषय के ऊपर, बिल्कुल ही नए विषय के ऊपर जो ज्ञान एग्जिस्ट नहीं करता है, उसकी खोज आप करते हैं। तो ये 3 लेवल्स ऑफ फॉर्मल इंजीनियरिंग एजुकेशन समझे जा सकते हैं। एक तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, जो कि आप सब लोग कर रहे हैं, 4 साल का कोर्स, उसके बाद में 2 साल का मास्टर्स लेवल का कोर्स, और उसके बाद में PhD लगभग 4 साल। हाँ, लगभग 3.5-4 साल। और इसके अलावा कई सारे डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो सर्टिफिकेट्स आप ले सकते हैं, विच कैन ऑल्सो फॉल इन द कैटेगरी ऑफ हायर एजुकेशन। जी, हम अपने दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि आपके मन में भी कोई शंका या सवाल है तो हमारे एक्सपर्ट से फ़ोन करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है जयपुर का STD कोड 0141, फ़ोन नंबर 27023333, 271066 और 27049999। हमारी स्क्रीन के इस पर भी स्क्रॉल नंबर हो रहे हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। जब भी कॉल करें तो अपने टेलीविज़न सेट का वॉल्यूम कम रखें, अपना नाम, कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं और संक्षिप्त में सवाल पूछें। प्रोफेसर व्यास, जैसा आपने कहा कि अगली सीढ़ी जो आती है अंडर ग्रेजुएट कोर्स के बाद में मास्टर्स की है, उस हर्डल को क्रॉस करने के लिए कोई प्रवेश प्रक्रिया होती है? मास्टर्स के लिए जनरली आपको गेट नामक परीक्षा में उत्तीर्ण करना होता है, और डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज और द इंस्टीट्यूशन दैट यू आर अप्लाइंग फॉर,
उसमें आपको एडमिशन सीख करना पड़ता है। लेकिन स्कॉलरशिप के लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। MHRD की, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की स्कॉलरशिप्स हैं, अन्य सोर्सेज से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। लेकिन इस सब के लिए आपको गेट परीक्षा में उत्तीर्ण होना ज़रूरी है फॉर ऑब्टेनिंग स्कॉलरशिप। इसके अलावा अगर आप किसी जॉब में हैं, यू आर ऑलरेडी इन एम्प्लॉयमेंट, you can also apply for to get a seat in the MTech और ME program, लेकिन उसमें आप स्कॉलरशिप के हकदार नहीं होते। अब एक विद्यार्थी जिसे कि बीटेक के बाद में एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है थ्रू कैंपस रिक्रूटमेंट और हायर स्टडीज, अब वो उस दोराहे पर है, तो ये कैसे तय किया जाए कि एक ब्लाइंड हाथ में आई हुई चीज़ छोड़ करके वो हायर स्टडीज़ के लिए जाए और आगे ये मन में शंका रहेगी कि मुझे आगे अच्छा जॉब मिलेगा कि नहीं? ये तो वास्तव में बड़ा कठिन सवाल है और इसका उत्तर तो इंडिविजुअल को खुद को तलाशना होता है। तो जैसे आपने कहा, जो आपके हाथ में आई हुई है, तो अ बर्ड इन हैंड इज बेटर, इज इट बेटर देन टू इन द बुश? तो ये सच भी है, और अगर लेकिन केवल इसी को अगर सच माना जाए तो फिर जो दूसरी चिड़ियाएं हैं उनकी तलाश हम लोग नहीं कर सकते हैं। जो चिड़िया ऑलरेडी दिख रही हैं, वही चिड़ियाओं के साथ में हमें संतुष्ट होना पड़ेगा। बहुत खूब बात कही कि आप हाथ में आई हुई छोटी उपलब्धि से तसल्ली न लें। बहुत बड़ा आकाश अभी आपकी प्रतीक्षा में है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है। वो इनसिक्योरिटी का फेज आपको छोड़ना पड़ेगा कि, और ये दृढ़ता रखनी होगी अपने मन में कि मुझ में जब मैंने ये पा लिया तो आगे बड़ा भी पालूंगा। इसलिए उस संशय की स्थिति को छोड़ना होगा और आगे एक बड़ी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करना होगा। हमारे दर्शकों से हम पूछना चाहेंगे कि जो साथी हैं कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी, बैठे बैठे पूछें। हेलो सर, मेरा नाम गोपेश शर्मा है और मैं व्यास सर से क्वेश्चन करना चाहता हूं कि अभी मैं बीटेक फर्स्ट ईयर कर रहा हूं। अगर मैं हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहूं तो मुझे क्या अब्रॉड में जाना सही रहेगा, या मैं भारत में रहकर ही अपनी एजुकेशन अच्छी ले सकता हूं? जी, हर विद्यार्थी की ख्वाहिश होती है कि विदेश जाके पढ़ने जाए। हम अपना भारत का इतिहास भी उठा के देखें तो लोग विदेश पढ़ने ज़रूर जाए थे। वो ख्वाहिश अभी भी माँ बाप के मन में भी है और बच्चों के मन में भी है। उस ख्वाहिश में गलत कुछ भी नहीं है, जब तक कि वो वापस आके पुनः भारत में, अपने देश में जो भी आपने ज्ञान अर्जित किया है उसको वापस किसी न किसी तरीके से उसको वापस राष्ट्र के प्रति समर्पित करें। वहाँ रहते हुए भी समर्पित कर सकते हैं और यहाँ आकर भी उसको कर सकते तो हैं। विदेश जाने का मार्ग कैसे प्रशस्त होगा? विदेश जाने का मार्ग के लिए भी जो फॉर्मल तरीके हैं वो तो जैसे आपको GRE ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन में वो परीक्षा देनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज इफ यू आर गोइंग टू इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। अदरवाइज दूसरे देशों में भी, यूरोप के दूसरे देशों में भी आपको ये अंग्रेजी की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपके पास में है या नहीं है, ये आपको पास करनी पड़ेगी। और किस यूनिवर्सिटी में आप अपना प्रवेश चाहते हैं उस बात पे निर्भर करता है कि आपको कितने अंक उसमें मिले हैं, कितने मार्क्स मिले हैं। तो तरीका तो GRE और TOEFL और दूसरा एक और है IELTS। हाँ, वो वाला इंग्लिश वाला एग्जामिनेशन देने के बाद में आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। लेकिन इस सब प्रयासों के पीछे अभी से तैयारी आवश्यक है। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, BE लेवल पे भी आप काफ़ी कुछ रिसर्च कर सकते हैं, जिसको आजकल अंडर ग्रेजुएट रिसर्च के नाम से जाना जाता है। वो कोई फॉर्मल तरीका नहीं होता है रिसर्च का, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जहां आप अपने स्वयं के लिए और अपने टीचर्स के साथ कोलैबोरेशन करके यू कैन एक्सप्लोर न्यू एरियाज, न्यू आइडियाज एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल ऑल्सो। जी, इच्छा और निर्णय में फर्क होता है। गोपेश को ये तय करना होगा कि अगर ये मेरी इच्छा है या मेरा निर्णय है तो अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। और ड्यूरिंग और स्टडीज भी जब आपको समर इंटर्नशिप के लिए प्रयास कर सकते हैं, तब भी आप किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अपने फैकल्टी मेंबर्स की मदद से
आप अभी से वो मार्ग धीरे धीरे एक्सप्लोर करना शुरू कर सकते हैं। कोई दूसरे स्टूडेंट सवाल पूछना चाहेंगे? हेलो सर। सर मेरा नाम करण मूलचंदानी है। सर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो उसको प्लेसमेंट में हेल्प करे? जी, स्टूडेंट में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो उसको प्लेसमेंट में हेल्प करे? यस सर। ये प्लेसमेंट भी कई तरह के होते हैं। प्लेसमेंट आपका मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है, प्लेसमेंट आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो सकता है। ये तो क्षेत्र हैं, लेकिन प्लेसमेंट नेचर ऑफ जॉब पे भी डिपेंड करता है। कहाँ आप रूटीन जॉब कर रहे हैं, कहाँ आप ऑफिस जॉब कर रहे हैं, कहीं रिसर्च के भी जॉब्स होते हैं। प्लेसमेंट आप किस क्षेत्र में ढूंढ रहे हैं इस चीज़ के ऊपर निर्भर रहता है, और उस हिसाब से आप में जो कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए वो भी अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स रिक्रूटमेंट करने वाले देखते हैं। लेकिन जो मूल बात, चाहे वो रिसर्च के लिए आपको पिकअप कर रहा है या मार्केटिंग के लिए पिकअप कर रहा है, एक चीज़ जो सभी रिक्रूटमेंट करने वाले देखते हैं वो कि आप में क्यूरियोसिटी कितनी है, जिज्ञासा कितनी है, नई चीज़ों को सीखने की लालसा और क्षमता आप में कितनी है। एक तो यू शुड ऑलवेज बी इंक्विजिटिव, क्यूरियस अबाउट नोइंग न्यू थिंग्स एंड गेनिंग न्यू नॉलेज। तो एक तो वो क्षमता को परखा जाता है। दूसरी क्षमता कि आप अपने आप को कितनी अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपने विचारों को लिखित रूप में और वर्बल तरीके से या किसी और तरीके से दूसरे व्यक्ति तक किस तरह से आप पहुंचा सकते हैं। और तीसरी क्षमता जो देखी जाती है कि आपको दूसरों के साथ में काम करने में उसकी क्या कैपेबिलिटी है। आर यू अ टीम वर्कर और नॉट? आप एक टीम में साथ में काम कर सकते हैं नहीं। जैसे क्रिकेट में ही बोला जाता है और समझा जाता है आजकल ज़्यादा अच्छी तरह से कि आप इंडिविजुअली तो बहुत अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन एज अ टीम प्लेयर क्या आप टीम के प्रति कंट्रीब्यूट कितना कर पाते हैं। तो ये बीइंग अ टीम प्लेयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी that recruiters these days are generally looking for. जी, आप में टीम की भावना है, आप इंक्विजिटिव हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग है, यानी कि रिटन हो या वर्बल कम्युनिकेशन हो तो आप एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं एक अच्छे रिक्रूटमेंट के लिए। जैसा कि स्थिति जॉब मार्केट की देखने में आती है कि जॉब्स कम हैं और स्टूडेंट्स ज़्यादा अवेलेबल हैं, और वहीं बहुत सारी बड़ी एजेंसीज़ की रिपोर्ट ये कर रही है कि जो बच्चे पढ़कर आ रहे हैं वो 20% ही एम्प्लॉयबल हैं, लगभग 18 से 20% एम्प्लॉयबल हैं। ऐसे में अगर आपके पास जो लोग नौकरी पा गए वो लोग थे, उनके पास ये सारी दक्षताएं थी। वीसी साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही, सिर्फ डिग्री हासिल करने पर ध्यान न दिया जाए, उसके अलावा भी ये चीज़ें हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है लगभग आपका 50-50 का रेशो ही होता है कि आपकी मार्कशीट क्रेडिट्स जो है उनका वेटेज 50% है और बाकी बातों का भी मामला 50% है। तो जब भी आपको ड्यूरिंग स्टडीज़ मौके मिले पार्टिसिपेट करें और इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। आप कुछ कहना चाहते हैं? सर ने अभी बताया कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी अपन रिसर्च में बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि हम हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को जिनको रिसर्च करवाना चाहते हैं उनके लिए क्या संभावना है। जी, आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम तेज सिंह चौहान है। जी, डॉक्टर चौहान की बात बहुत वाजिब है कि ज़्यादा भीड़ अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल पर है। नहीं, इसके लिए बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैं दूसरी जगह पर भी कहा कि अंडर ग्रेजुएट रिसर्च की और अंडर ग्रेजुएट काम करने की कई संभावनाएं हैं। जैसे आप स्वच्छ भारत अभियान को ही लें। स्वच्छ भारत अभियान सभी कॉलेजेस ने और सभी इंस्टीट्यूशंस ने, यूनिवर्सिटीज़ ने सेलिब्रेट किया। झाड़ू खरीद के हम लोगों ने सफाई करी, कूड़ा इधर से, कचरा इधर से उठा के उधर रख दिया। एक प्रोजेक्ट, इनफैक्ट
हर एक कॉलेज और हर एक इंस्टीट्यूशन में एटलीस्ट 10 ऐसे आइडियाज़ आज निकल के आने चाहिए अंडर ग्रेजुएट स्तर पे कि ये जो सॉलिड वेस्ट है हमारा, इसका डिस्पोजल किस तरह से किया जाए। तो जो बीटेक प्रोजेक्ट, बीई प्रोजेक्ट हम देते हैं, उसमें ये अंडर ग्रेजुएट वेस्ट, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के ऊपर काम कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी रिसर्च की संभावनाएं हैं। कई तरीके से सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल हो सकता है, कोई एक यूनिवर्सल तरीका नहीं है। और ये सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल लोकेलिटी टू लोकेलिटी, शहर टू शहर, कॉलोनी टू कॉलोनी डिफर करता है। और इतना ज़्यादा हमारे यहाँ कूड़ा है कि उसके लिए कम से कम 10 तरीके तो होने ही चाहिए। हॉस्टलों में अलग तरह का कूड़ा होता है, ऑफिसेज में अलग तरह का कूड़ा होता है। अनदर एग्जाम्पल कैन बी जैसे ड्रेनेज सिस्टम है हमारे शहरों का और लोकेलिटीज़ का, कहीं भी ड्रेनेज सिस्टम की कहीं मैपिंग नहीं हुई है। जी जी। ड्रेनेज सिस्टम को मैप किया जाए। पानी की क्या स्थिति है, पानी का सप्लाई कैसे होता है, कहाँ कितना कंजम्पशन होता है, दीज आर ऑल इंजीनियरिंग इश्यूज। पावर कंजम्पशन का पैटर्न क्या है जी जी हमारी स्टेट में, लोकेलिटी में। तो वीसी साहब ने जैसा देयर आर यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कहा कि सबसे पहले रिसर्च की हम जब बात कर रहे हैं, आप उस बड़े प्रोजेक्ट पे जाने से पहले अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जब आपको प्रोजेक्ट की मौका मिलता है, आप अपने जीवन और समाज और आसपास से जुड़ी समस्याओं को पहले ऑब्जर्व करें। जैसा पहले बात कही कि अच्छा ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, उसका टेक्नोलॉजिकली लो कॉस्ट या नो कॉस्ट सोल्यूशन, इजी सोल्यूशन अवेलेबल कराने की कोशिश करें। तो फिर आप में एक जिस क्षमता के विकास की हम बात कर रहे थे रिसर्च में जाने की, कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉब्लम सोल्यूशन, जो इंजीनियरिंग का उद्देश्य है। जैसे डॉक्टर का उद्देश्य बीमारियों को ठीक करना है, ऐसे इंजीनियरिंग का उद्देश्य है कि हम समस्याओं के लो कॉस्ट और इजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। उस दिशा में आप और इन प्रॉब्लम्स को ढूंढने के लिए आपको विदेश जाने की जरूरत नहीं है। जी जी। विदेश आप जाइए नए तरीके, नए टूल्स और नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए, लेकिन समस्याएं जो हैं, प्रॉब्लम्स को ढूंढने के लिए आपको विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी अपनी प्रॉब्लम्स इतनी हैं कि और सब में इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस की आवश्यकता है, सब में इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस की आवश्यकता है। अक्सर हम पढ़ाई कोई भी करते हैं, चूँकि हम इंजीनियरिंग को रोजगार परक शिक्षा मानते हैं। अंडर ग्रेजुएट के बाद पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति करने जाता है, 2 साल और लगाएगा, पढ़ाई में भी पैसे खर्च करेगा, 2 साल वो नहीं कमाएगा। तो क्या पीजी करने के बाद में जब प्लेसमेंट की बात आती है, तो शुरुआती स्तर पर कितनी तनख्वाहें बन सकती हैं और उसमें आगे फिर तरक्की किस तरह से माने डाउन द लाइन 10 ईयर्स के बाद में वो कहाँ पा सकता है अपने आप को? स्टार्टिंग सैलरी तो निश्चित रूप से जिसके पास में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होगी उसकी बेहतर होगी। जी जी। और उसकी जो क्षमताएं हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट और उसमें भी निखार पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के बाद में आएगा ही आएगा। लेकिन उसके आगे कितना जा सकते हैं आप, ये फिर उसी बात पे निर्भर करता है कि आपने अपने आप को, स्वयं को कितना निखारा है। ज्ञान प्राप्ति का जो आपको अवसर मिला है उसमें आपने उसको कितना यूटिलाइज किया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन की आपको आवश्यकता होती ही होती है। जैसे अंडर ग्रेजुएट स्तर पे आपको जो नए एरियाज और नई टेक्नोलॉजी आ रही है, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स में, विशेषकर माइक्रो और नैनो क्षेत्रों में, जो आजकल बायोलॉजी और इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग, इन सारे विषयों के मिले जुले स्वरूप पे इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज में जो काम हो रहा है, और आने वाले वर्षों में टेक्नोलॉजी का स्वरूप वो नहीं होगा जो आज हम देख रहे हैं जी। और आपको आज तो शुरुआत है, लेकिन अगर 20 साल बाद की बात आप सोचें तो जो ज्ञान आपने आज अर्जित किया है उससे काम चलने वाला नहीं है। उस 20 साल के बाद
की बात छोड़िए, आगामी 5 सालों में भी टेक्नोलॉजी का स्वरूप और जिस समाज में, जिस वातावरण में आप रह रहे हैं, उसका स्वरूप इतना अधिक परिवर्तित हो चुका होगा कि आपको लगेगा कि आपने जो अंडर ग्रेजुएट स्तर पे BE लेवल के ऊपर जो ज्ञान प्राप्त किया है वो पर्याप्त नहीं है, काफ़ी नहीं है। आपको स्पेशलाइजेशन की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। कहा जा सकता है कि आगे पढ़ना सिर्फ आपकी इच्छा नहीं, अब ज़रूरत बनने वाली है आने वाले 5 वर्षों में या आने वाले समय की ज़रूरत की हमसे बात करें तो। और दूसरी बात जो कही जा सकती है कि सिर्फ आप एक कोर ब्रांच में आपने जैसे अंडर ग्रेजुएशन किया तो आगे अप्लाइड सब्जेक्ट्स हैं, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हैं या फ्यूजन ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, उन संभावनाओं को अवश्य ध्यान में दें, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से टेक्नोलॉजी का विकास होगा वो एप्लीकेशन बेस्ड होगा 100%, तो उसमें मल्टीडिसिप्लिनरी चीज़ें आएंगी ही आएंगी। हम अगले दर्शक से सवाल पूछना चाहेंगे। सर, मैं बीरबल कुमार फर्स्ट ईयर सिविल ब्रांच से हूँ। मैं जानना चाहूँगा कि सरकारी जॉब में सिविल का कहाँ तक स्कोप है? जी, आप ग्रेजुएट के बाद या पोस्ट ग्रेजुएट के बाद की बात कर रहे हैं? बीटेक के बाद। बीटेक के बाद। जहाँ तक मुझे जानकारी है, मेरे पास में पूरे आंकड़े तो नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरियाँ ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ही आ रही हैं और इसमें सिविल इंजीनियरिंग के छात्रों को ज़्यादा एडवांटेज रहेगा, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की गतिविधियां देश में बढ़ेंगी उतना ज़्यादा, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारा इम्प्रूव होना ही होना है, तो इसमें सिविल इंजीनियरिंग के छात्रों को एडवांटेज रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उनका योगदान नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगामी जो संभावनाएं दिखती हैं वो अच्छी दिख रही हैं। जी, अगला सवाल। सर, मेरा नाम अजीत सिंह तोमर है। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि मैं अभी बीटेक के साथ साथ मुझे कौन से एडवांस कोर्सेज करने चाहिए जिससे मुझे आगे प्लेसमेंट में बेनिफिट हो? जी, बहुत जागरूक हैं आप कि अभी हाथ में जो आपकी स्टडीज़ हैं, जो कि अक्सर लोग नहीं करते हैं कि जो सिलेबस में दिया हुआ है सिर्फ उतना ही पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप जागरूक हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। साथ साथ और क्या करें जिससे आगे भविष्य उज्जवल बने? इस दिशा में यूनिवर्सिटी भी प्रयास कर रही है। स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर हम लोग यूनिवर्सिटी के माध्यम से खोलने का प्रयास कर रहे हैं, जहां जो बेसिक एरियाज़ हैं इंजीनियरिंग के, उसमें जो आवश्यक स्किल्स स्टूडेंट्स को चाहिए अपनी बियॉन्ड देयर डिग्री तो आपके पास में है ही, जो कोर्सेज आप करते हैं, सब्जेक्ट्स आप करते हैं, उसके अलावा आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता रहेगी, सॉफ्टवेयर टूल्स आपको किस प्रकार के आजकल इंडस्ट्री में किस प्रकार के सॉफ्टवेयर टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस इंडस्ट्री में चल रही हैं, नए क्षेत्रों में विशेषकर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, मैकेट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, मेडिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किस तरह की स्किल्स की आवश्यकता हो सकती है। इस सब के लिए स्किल सेंटर्स खोलने का यूनिवर्सिटी का प्रयास है और हमें आशा है कि आगामी 3-4 महीनों में ये ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, जो कि प्रदेश के सभी कॉलेजेस के सभी छात्रों के लिए खुली रहेगी। संक्षेप में ये बताना बहुत मुश्किल है कि आपको किन किन स्किल्स की ज़रूरत लगेगी। अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप डिज़ाइन कंपनी में जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग शॉप फ्लोर के ऊपर आपको जॉब मिल रहा है, इरिगेशन में जॉब मिल रहा है, सड़क निर्माण में जॉब मिल रहा है। हर एक जो प्रोफेशन है उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, स्किल की रिक्वायरमेंट अलग है। तो जो बेसिक स्किल्स होनी चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स एज वेल एज हार्ड स्किल्स, उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। वो आप व्यक्तिगत रूप में भी, व्यक्तिगत स्तर पे भी कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी भी उसमें आपकी मदद कर सकती है। जी, बहुत बेहतरीन बात कही कि पहले अपने आप को टटोलें कि आपकी पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स क्या है, उसके हिसाब से फिर आप अपने फील्ड का चयन करें।
क्योंकि इंजीनियरिंग के बाद में भी इतनी सारी संभावनाएं बन जाती हैं, सेल्स है, मार्केटिंग है, डिज़ाइन है, रिसर्च है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस सेक्टर है, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो आप अपनी पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स को ज़रूर जांच लें, सिर्फ इस भाग दौड़ में ना रहें कि फलां कंपनी में उस व्यक्ति को इतने रुपए का पैकेज मिल गया है, क्योंकि उसके पीछे फिर बहुत सारा त्याग भी है। तो आप जो आपके लिए सही है और उचित है उसका चयन करें। आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? मेरा नाम डॉक्टर अनुपम कृष्णा है। मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत प्रोजेक्ट्स कराते हैं, रिसर्च कराते हैं हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, तो फंड्स की कॉस्ट की हमेशा हमें कमी महसूस होती है। तो क्या कोई ऐसी एजेंसीज हैं, एक्सटर्नल एजेंसीज, जो हमें फंड कर सकें या रिसर्च कर सकें, रिसर्च के लिए? जी, अच्छी बात कही। चूंकि हर काम के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो रिसर्च के लिए भी बहुत सारा धन चाहिए। तो संभावनाएं कहाँ से हो सकती हैं? रिसर्च के लिए प्रोजेक्ट्स तो आपको लिखने पड़ेंगे, प्रपोजल्स तो आपको लिखने पड़ेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, काउंसिल फॉर, हाँ, AICT से भी आपको मदद मिल सकती है, CSIR से मदद मिल सकती है, और यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं आर्थिक मदद के लिए। लेकिन इस सब के लिए प्रपोजल लिखने की आवश्यकता है, एक सही प्रपोजल जिसमें आप ये आइडेंटिफाई करें ढंग से कि आप करना क्या चाहते हैं, आपकी मेथडोलॉजी क्या रहेगी, और आप एट द एंड ऑफ 2 years या एट द एंड ऑफ 3 years या इवन 1 year आप डिलीवर क्या करेंगे। तो ये परिभाषित करने की बहुत सख्त आवश्यकता है। समस्या हमारे यहाँ ये है कि इसी को परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं लोग। First of all, people are not able to identify the problem and not able to define the problem properly in terms of technology, not in general terms. You have to define the problem in terms of technology, and what is the methodology you are going to follow. आप किस तरीके से आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और आप 2 साल के बाद में क्या देंगे। डिलीवरेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने इतनी रिसर्च कर ली, लेकिन 2 साल के बाद में आप क्या देंगे, वो इस सब पे निर्भर करता है कि आप क्या तरीका, क्या मेथडोलॉजी फॉलो करते हैं। तो रिसर्च करने के पहले, उसके पहले की रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये सारे स्व अध्याय का विषय है, और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। ये मैं अपने यंग फ्रेंड्स को भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि कोई शॉर्टकट नहीं है इसके अंदर। आपको पेन और पेंसिल लेके बैठना पड़ेगा और हर एक चीज़ नोट करते जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर उसको थोड़ा बहुत देखा, कुछ आइडिया आपको आया और हवा में आपने कुछ एक प्रपोजल बना लिया, एंड दैट इज़ योर कॉन्सेप्ट ऑफ, एंड दैट इज़ योर आइडिया ऑफ रिसर्च। दैट इज़ नॉट ट्रू। देयर इज़ नो शॉर्टकट। जी, बहुत बेहतरीन बात कही कि सफलता के मार्ग लंबा अवश्य हो सकता है, पर प्रशस्त है। कन्फर्म है कि सफलता मिलेगी अगर आप मेथड से, सिस्टम से काम करते हैं और गहराई में उतर करके काम करते हैं। और रिसर्च के जैसे विषय की हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन सबसे आप में महत्वपूर्ण बात है, फिर प्रॉब्लम डिफाइन करना है, फिर उसको टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं उनके सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करना, फिर फिजिबिलिटी स्टडी है, एंड देन एग्जीक्यूशन, एंड फिर उसका प्रोपोगेशन है उस टेक्नोलॉजी का आम जन तक, जो कि इंजीनियरिंग का उद्देश्य है। और कोई सवाल पूछना चाहते हैं? सर, मेरा नाम वैभव है, वैभव बड़ोदिया, और मेरा क्वेश्चन ये है कि बीटेक के बाद एमटेक गेट के जरिए करना एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को कितनी अच्छी से अच्छी जॉब दिलवा सकता है? जी, गेट के जरिए ये बात तो तय है कि आपको स्कॉलरशिप के लिए, अगर स्कोर अच्छा है आपका, तो स्कॉलरशिप MHRD की तरफ से मिलती ही है। जी सर। चूंकि अब एमटेक के बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं, नॉन गेट कैंडिडेट्स भी जाते हैं, तो इस बात का फ़र्क पड़ता है आगे प्लेसमेंट में कि आर यू अ गेट कैंडिडेट और नॉन गेट कैंडिडेट? उसका फ़र्क तो पड़ता ही है जी। उसका फ़र्क तो पड़ता ही है कि गेट आप क्लियर करें तो अच्छा है जी। आजकल बहुत सारी कंपनीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज अपने खुद के जब रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं, तो वो अपने खुद का टेस्ट कंडक्ट करने की जगह सीधे गेट से भी स्टूडेंट ले लेती है, जो गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट है। जैसे ONGC है, बहुत सारी पेट्रोलियम कंपनीज ऐसी हैं जो
चाहती हैं कि सीधे सीधे गेट से ही पिकअप कर लिए जाएं स्टूडेंट्स। तो गेट में अपीयर होना तो एक अच्छी धर्म है एक तरह से, हाँ, एक अच्छी चीज़ है। उससे आप अपना स्वयं का भी मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं, और आपकी तैयारी भी हो जाती है विषय के। तो जी, तो गेट देना बहुत आवश्यक है। जैसे आप इंजीनियरिंग के बाकी सब्जेक्ट्स का पेपर देते हैं, उस तरह से गेट के जरिए आपके लिए बहुत सारे मार्ग खुल जाएंगे, आप ऐसा सोच लें। और आप अपने बायोडाटा के अंदर लिखेंगे तो वो एक बहुत अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, टेक्नोलॉजिकल एक्यूमेंट कितनी है आपकी, उसका एक मूल्यांकन हो जाता है। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर निशा शर्मा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अप्लाइड साइंस की इंजीनियरिंग में क्या संभावनाएं आगे हो सकती हैं, जिससे हम स्टूडेंट्स को अभी बीटेक लेवल पे ही नॉलेज दे सकें हम। जी, बहुत अच्छी बात कही, इंटरडिसिप्लिनरी आपने जो बात कही थी। आगामी जितनी संभावनाएं जो आगे के 10-20 वर्षों में दिख रही हैं इंजीनियरिंग में भी रिसर्च की, वो सारी अप्लाइड साइंसेस से ही आ रही हैं। अप्लाइड साइंसेस के अलावा जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो उसके अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सारी जितनी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम, जैसे मैंने उल्लेख भी किया था, माइक्रो लेवल पे और नैनो साइंसेस, माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स हैं, बायोलॉजी रिलेटेड रिसर्च है, ये सारे एरियाज अप्लाइड साइंसेस से ही निकल के आ रहे हैं। क्योंकि जो कन्वेंशनल एरियाज इंजीनियरिंग के हैं वो तो अगर आप रिसर्च को नए ज्ञान की खोज या नए ज्ञान की संरचना के रूप में देखते हैं, तो नए ज्ञान की संरचना इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो प्योर एंड अप्लाइड साइंसेस के रास्ते से ही आती हैं। जैसे आप हाइड्रोलिक्स में करना चाहें या टर्बो मशीनरी में करना चाहें, तो इनमें नए ज्ञान की खोज या नए ज्ञान की संरचना नहीं हो सकती। लेकिन शरीर के अंदर क्या हो रहा है और उसको मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एरिया है, मेडिकल टेक्नोलॉजी है, न्यू मटेरियल्स है, ये सारे रास्ते जो आ रहे हैं रिसर्च की, ये सारे रास्ते अप्लाइड साइंसेस के माध्यम से ही आ रहे हैं। और ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स में जो देश के प्रतिष्ठित संस्थान हैं और विदेशी संस्थान हैं, वो उसमें साइंस कोर्सेस का जो प्रपोर्शन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। केवल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा रहे हैं, 25 से 30% या उससे भी अधिक कोर्सेज जो और सब्जेक्ट जो हैं वो साइंस के पढ़ाए जा रहे हैं। और विदेशों में तो आजकल इंजीनियरिंग के साथ में बायोलॉजी पढ़ना अनिवार्य हो गया है। जी जी, एक जैसा अभी आपने कहा कि प्रॉब्लम का सलूशन लेकर के आए, एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि अपना व्यवसाय शुरू करना आने वाले समय की ज़रूरत बन जाएगी। विदेशों की हम बात करें तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादातर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का ही है। जब भी कुछ नया हम पीएचडी करके हासिल करते हैं तो उससे बिजनेस का स्वरूप, क्योंकि वो भी एक करियर का ऑप्शन है बिजनेस, तो उसे बिजनेस का स्वरूप कैसे दे सकते हैं? देखिए, पीएचडी करने का रास्ता ज्ञानार्जन का रास्ता है जी, और स्वयं के एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करने के लिए आपको पीएचडी के रास्ते से जाने की आवश्यकता नहीं है। जी जी, आप पीएचडी करके भी अपना खुद का एंटरप्राइज शुरू कर सकते हैं, लेकिन अपना खुद का एंटरप्राइज शुरू करने के लिए आपको अपने आसपास की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक होना बहुत बहुत ज़रूरी है कि किस चीज़ की आवश्यकता है और क्या किस चीज़ की आवश्यकता है और किस तरह का मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट की चलने की संभावना है, ये एनालाइज करना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, उसी तरह से कई तरह के एप्स आजकल स्टूडेंट्स बना रहे हैं। हाँ, तो जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है, तो पहले तो इनको
अम्यूज़मेंट और शक की निगाह से देखा जाता था कि ये ऐप बिल्डिंग भी क्या कोई एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन जो सबसे सक्सेसफुल हम लोगों का जो एंटरप्रेन्योरशिप का उदाहरण आजकल दिया जाता है वो फ्लिपकार्ट का उदाहरण दिया जाता है। तो यानी कि कंप्यूटर से जुड़ी हुई जो रिसर्च है वो बहुत ही लो कॉस्ट होती है और आसानी से उससे एक बड़े बिजनेस का स्वरूप दिया जा सकता है, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के बिजनेस का स्वरूप हमने पिछले 5-7 सालों में बहुत सारी सफलता की कहानियां। अच्छा, और मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इसमें विशेषकर राजस्थान में इस तरह की इनिशिएटिव की बहुत आवश्यकता है। जी जी, स्पेशली आईटी के क्षेत्र में यहाँ अभी ये शुरुआत हुई नहीं है। दूसरे प्रदेशों में, कर्नाटक में देखिए, बेंगलोर में, बड़े शहरों में कई ऐसी छोटे वेंचर शुरू हो गए हैं जो इस तरह के कामों में। कितना समय है हमारे पास? हाँ, अभी आखिर 3 मिनट है हमारे। तो मैं अपने स्टूडेंट का ही मैं उदाहरण देता हूँ। उसने इस तरह का एप्स बनाना शुरू किया जब मैं आईआईटी कानपुर में था, और ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टॉप ऐप डेवलपर्स इन द वर्ल्ड। तो विद इन अ ईयर ही बॉट, इतनी बड़ी उसने कार खरीद ली कि उसने कहा कि सर मैं एंड आई वाज नॉट एबल टू बाय दैट कार ऑल माय लाइफ। जी जी, तो इसमें नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। आईटी के क्षेत्र में एंटरप्रेन्योरशिप की अपार संभावनाएं हैं और विशेषकर हमारे राज्य में इसकी अभी शुरुआत होना बाकी है। बहुत बेहतरीन बात कही। जो विद्यार्थी अभी पढ़ रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच, चूंकि हर ब्रांच कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई है और प्लेसमेंट के वक्त में भी आप सॉफ्टवेयर की तरफ ज़्यादा ललायत होते हैं, उन स्टडीज़ को, जैसा एक विद्यार्थी ने पूछा कि मैं अभी ड्यूरिंग माई कोर्स क्या और ज्ञान अर्जन कर सकता हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स आप अध्ययन करें, उनको डेवलप करें। और ख़ास तौर से राजस्थान के विद्यार्थी, उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी ये फील्ड अभी जस्ट शुरू हुआ है और जो जितना पहले कर लेते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। वीसी साहब, बहुत सारे बच्चे, लगभग 70,000 से ज़्यादा बच्चे राजस्थान में अंडर ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर भी कम से कम 10 से 15,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि एक सफल इंजीनियर बनने के लिए एज ए वाइस चांसलर आप क्या मैसेज उन्हें देना चाहते हैं कि वो किस तरह से अपने करियर को और अपने आप को शेप दें? देखिए, यूनिवर्सिटी का जहाँ तक सवाल है, टेक्निकल एजुकेशन में यूनिवर्सिटी के लिए जो भी आवश्यक है वो यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर कर रही है। उसके प्रति जागरूक भी है और कदम भी उठा रही है। मैं छात्रों से ये अपेक्षा करता हूँ कि वे ये समझे कि नॉलेज के लिए, ज्ञान के अर्जन के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। चाहे आप स्किल्स डेवलपमेंट ले लीजिए, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर लीजिए, आप कुछ भी करें, लेकिन आपके पास में बेसिक फंडामेंटल नॉलेज सब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जिस कॉलेज में, जिस संस्थान में आप पढ़ रहे हैं, उसने अपने हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मुहैया कराया है, टीचर्स भी आपको उपलब्ध हैं। कुछ कॉम्पिटेंट हो सकते हैं, कुछ उतने कॉम्पिटेंट नहीं हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान को अर्जन करने की, नॉलेज एक्विजिशन की जो जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। यू हैव टू सी कि आप उसको किस तरह से सप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं कई जगह, दूसरी जगह भी कहता हूँ कि एक अच्छी टेक्स्ट बुक आपके पास में हर एक विषय की होना बहुत आवश्यक है। किताबों को खरीदिए और किताबों को पढ़िए। आप बहुत सारा पैसा फ़ोन में और फिल्मों में और फास्ट फूड, एंटरटेनमेंट सब जगह खर्च करते होंगे। मैं कई जगह पूछता हूँ स्टूडेंट से कि आपने इंजीनियरिंग में आने के बाद में कोई किताब खरीदी या नहीं खरीदी। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तो आपने बहुत सारा पैसा खर्च किया होगा, आपने कुंजी भी खरीदी होगी, फिजिक्स की बुक खरीदी होगी, केमिस्ट्री की, लेकिन इंजीनियरिंग में आने के बाद में आपने कोई किताब खरीदी या नहीं खरीदी? हर साल कम से कम 2,000-3,000 रुपये आप की किताबें खरीदिए और किताब पढ़िए।
जी, बहुत बेहतरीन बात कही। बाय द बुक्स, रीड द बुक्स। अपने जीवन को अगर सुदृढ़ करना है तो किताबें खरीदें और उन्हें पढ़ें। शॉर्टकट्स के भरोसे न रहें, जागृत अवस्था में रहें। जागृत और चैतन्य का मतलब है, जागे हुए तो सभी हैं, चैतन्य का अर्थ है कि आप अपने लिए जिम्मेदारी का भाव सबसे पहले डेवलप करें कि मेरे जीवन के लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ, ना मेरे माँ बाप जिम्मेदार हैं, ना मेरे टीचर्स जिम्मेदार हैं। ये सारी व्यवस्थाएं हमें सिर्फ सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हैं। मैं उसमें से, बुफे में से जैसे आपके पास अवेलेबल है, आप लेते वही जो आपको अच्छा लगता है। तो सबसे पहले अंदर के भाव को टटोलें, जागृत हों। और ये बात आज शो में बहुत बेहतरीन बात कही, बाय द बुक्स, रीड द बुक्स। मुझे लगता है ये आपकी सफलता का मंत्र है। और हम जितनी बार जब कोई चीज़ को पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ नई बात जागृत होती है, हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आज की ये खास चर्चा, खास मेहमान वाइस चांसलर साहब राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर NS व्यास के साथ आपको पसंद आई होगी। और अगले हफ्ते फिर ऐसे ही किसी नए विषय पर, नए एक्सपर्ट के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए नमस्कार।